हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम माइक्रो इकोनॉमी क्लास 12th के फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं और हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के नोट्स हमने डिस्कस कर रखा है और वीडियो अपलोड कर रखा है उसका। सो आप उसको पहले देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करिए। सो हम शुरू करते हैं। डिफाइंड माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी क्या होता है? वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमी है जो कि स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू इकोनॉमी एज ए होल, जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, आउटपुट हो गया, नेशनल इनकम हो गया। तो जब हम इकोनॉमी एज ए होल पढ़ते हैं देन दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड कंजम्पशन गुड। कंजम्पशन गुड मतलब वो गुड जो कि हमारे वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। जैसे कि टेलीविजन हम डायरेक्टली खरीद के देख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन हो गया, इसको हम कंजम्पशन गुड बोलते हैं। ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड? एक तो होता है ड्यूरेबल, जो कि टीवी हमेशा चलते रहता है बहुत सालों तक। सेमी ड्यूरेबल जो होता है कि हम कुछ फुटवेयर हो गया, क्लोथ हो गया, जो कि हम यूज़ करते हैं फिर ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट है नॉन ड्यूरेबल, जो होता है जैसे ब्रेड हो गया, फूड ग्रेन हो गया, ये सारे हम खरीद के यूजुअली कंज्यूम कर लेते हैं। सर्विसेज हो गया, ये भी है एक तरह से, और ये हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है डायरेक्टली, जैसे कि सर्विस ऑफ टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड कैपिटल गुड। कैपिटल गुड मतलब क्या होता है कि वो गुड जो कि फाइनल गुड होता है वैसे ये तो। और दूसरी बात है, ये हमें फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम में आता है। जैसे मशीन हो गया, मशीन वो फाइनल गुड होता है दैट इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। टूल्स हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ये सारी चीज के अंदर आता है। ठीक है। व्हाट आर कॉल्ड फाइनल गुड्स? फाइनल गुड्स मतलब वो गुड दैट इज आइदर यूज फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर दो चीज के लिए यूज होता है तो हम उसको फाइनल गुड बोलते हैं। जैसे मान लो हमने कोई सामान खरीदा और उसको इन्वेस्ट कर दिया, जैसे कि स्कूल में आई मीन अगर अगर कंप्यूटर खरीदा जा रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए फाइनल गुड्स है। अगर मान लो हम कोई चीज़ मार्केट से लेके आते हैं और यूज़ कर रहे हैं तो वो कंजम्पशन गुड हो गया। सो डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, सो एनी गुड्स दैट इज आइदर डायरेक्टली कंज्यूम और used for investment then that is called final goods. Milk and the bread are the final goods purchased by household. लेकिन मान लो यही मिल्क शॉपकीपर खरीदता है और आगे बना के बेचता है या उसको तो उसको हम फाइनल गुड नहीं बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। ठीक है। मशीन एंड इक्विपमेंट है फाइनल गुड बॉट बाय द फॉर्म फॉर कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर ब्रॉट फॉर रीसेल। अगर रीसेल के लिए होता है या रीसेल के लिए हम अगर खरीदते हैं तो उसको इंटरमीडिएट या यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। दो कंडीशन है, जैसे यहाँ पे कंडीशन था डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसको फाइनल गुड बोलते हैं। अगर हम उसी चीज़ को खरीद रहे हैं रीसेल के लिए, मान लो कि एक दुकानदार ने कुछ सामान खरीदा और फिर आगे बेचेगा, तो वो प्रोडक्ट जो हो गया आपका रीसेल के लिए होता है, वो इंटरमीडिएट गुड्स होता है। अगर मान लो कोई दुकान कोई स्वीट सेलर है, उसने उसने शुगर खरीदा और भी बहुत सारी चीज़ खरीदा, उसको मिठाई बना लिया। सो ये जो शुगर और जो जो भी चीज़ उसने खरीदा वो यूज्ड अप हो गया प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो अगर कोई भी चीज़ यूज्ड अप हो जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में देन दैट बिकम इंटरमीडिएट गुड्स। अब जैसे मान लो कोई लकड़ी खरीद के लाया और चेयर बना दिया, अब लकड़ी नहीं रहेगी और चेयर हो गया, सो दैट इज वुड जो था वो यूज्ड अप हो गया है। सो ऐसे गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि टोटल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी। मान लो कि हमारे यहाँ 1000 करोड़ का कैपिटल है, ठीक है, और हमने इस साल मान लो 50 करोड़ ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हुआ? 1050। 1050 ये जो हो गया आपका कितना हो गया? ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। टोटल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी ड्यूरिंग ए ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सो अब जैसे ये हमने 50 ऐड किया इसमें टोटल में से, तो वो ये 50 जो हो गया आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट कैपिटल और कैपिटल स्टॉक इंडिकेट फिक्स एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक, इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। अब ये तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? जितना हम टोटल एग्जिस्टिंग स्टॉक में ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अगर द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ईयर इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। अगर मान लो कि हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो भी है 50 है, और 50 में से मान लो 10 रुपीज़ हम 50 में से 50 करोड़ में से 10 करोड़ माइनस कर देंगे जो कि यूज्ड अप हो गया इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो ये हमारे पास कितना मिला? 40 हो गया। 40 जो होता है इसको नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है। यानी कि जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं देन ग्रॉस बिकम नेट। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। मान लो कोई भी एसेट है, जैसे एक मशीनरी है, मान लो मशीनरी एक साल चला, चलने से इसका वैल्यू पहले जो था 50,000 का था, अब इसका वैल्यू जो है 40,000 हो गया। तो कितना वैल्यू? ये जो 10,000 फॉल हुआ है ना इसका वैल्यू, सो दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। तो ये बहुत सारे कारणों की वजह से होता है। नॉर्मल वियर एंड टियर, अगर मान लो कोई मशीन या व्हीकल आप यूज करते हो तो उसमें थोड़ा भी खराबी आता है,
उसको रिपेयर करने के जो पैसा हम लगाते हैं उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। पैसे ऑफ टाइम, मान लो कोई आपने कोई व्हीकल खरीदा 2 साल रखा और वो पुराना हो गया, तो पुराना होने की वजह से क्या हो गया, वो उसका वैल्यू गिर जाता है। सो दैट इज अनदर। तीसरा जो है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, मतलब होता है कि जब कोई नया टेक्निक आ जाता है तो पुराना टेक्निक का जो मशीन होता है वो आउटडेटेड हो जाता है, उसलिए उसका वैल्यू गिर जाता है। देन दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, 10th क्वेश्चन है डिफाइंड स्टॉक क्या होता है? वेरिएबल हुज मैग्नीट्यूड इज मेजर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मान लो कि जैसे कि आज हमारे यहाँ कितना मनी सप्लाई है, सर्कुलेशन ऑफ मनी कितना है। मनी सप्लाई क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, तो स्टॉक हो गया। जब हम कोई भी चीज़ को पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, जैसे कि आज कितने वेल्थ हैं इकोनॉमी में, तो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है। ठीक है, और फ्लो क्या होता है? फ्लो मतलब जब हम इसमें टाइम डायमेंशन, एक साल में आपने कितना इनकम जनरेट किया। नेशनल इनकम क्या होता है? एक ईयर का मेजर किया जाता है। तो अगर मान लो कि हम जैसे यहाँ पे एग्जांपल 100 करोड़ पॉपुलेशन इन इंडिया इन 2001, सो 2001 में 2001 तक कितना था। ठीक है, तो उसको स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक मतलब कि व्हेन इट इज मेजर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, और अगर मान लो हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक साल में कितना पॉपुलेशन चेंज हुआ, देन दैट बिकम फ्लो। मंथली इनकम, आज आपके पॉकेट में कितना मनी है वो स्टॉक हो गया, लेकिन आपका मंथली इनकम कितना है, जो है टाइम डायमेंशन हो गया 1 से लेकर 31 तक, सो वहाँ पे क्या होता है, वो फ्लो हो जाता है। प्रोडक्शन ऑफ फ्लो ड्यूरिंग ईयर, एक साल में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड फ्लो। ठीक है, डिफाइन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, सो टोटल एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑफ गिवन ईयर। मान लो एक साल में कितना हम ऐड करते हैं एग्जिस्टिंग ईयर में, उसको ग्रॉस कैपिटल बोलते हैं। और जो नेट मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको, डिफाइंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन मेजर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सो जनरली हमारे सिलेबस में 2 सेक्टर हैं, एक तो हाउस होल्ड है और एक फर्म है, और इनके बीच में जो पैसा सर्कुलेट होता है वो हमने पहले पढ़ा रखा आपको। सो सर्कुलेशन ऑफ इनकम, सर्कुलेशन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। ठीक है, और फिर हाउस होल्ड जो पैसा आता है उसको खर्चा करते हैं, देन अगेन कम बैक टू द फर्म। सो दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम is called this flow of income from firm to household and from household to firm is called circular flow of income। ठीक है, नेशनल इनकम क्या होता है? इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो फाइनल गुड्स होता है ये, ठीक है, जो हम एक्चुअली कंज्यूमर को बेचते हैं, फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स। ठीक है, सो इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए गिवन ईयर। एक साल में हम जितने भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उसका मनी वैल्यू हम अगर मान लो कि हमने 10 हम प्रोडक्ट बनाए, और एक प्रोडक्ट का दाम जो था, प्रोडक्ट है और प्राइस जो था इसका जो 10 रुपीज़ था। ठीक है, तो ये क्या होगा? 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ मनी वैल्यू है। हमने कितना प्रोडक्ट बनाया ये पॉसिबल नहीं है काउंट करना, बट मनी वैल्यू हम काउंट कर सकते हैं, और इसी को बोलते हैं हम नेशनल इनकम। ठीक है, डिफाइन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी refer to the money value of final goods and services produced in an economy in a during a particular year and inclusive of consumption of fixed capital। देखो ग्रॉस मतलब होता है कि इसमें डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, डेप्रिसिएशन को भी फिक्स कैपिटल बोलते हैं। और दूसरी बात है कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, दैट बिकम ग्रॉस, और व्हेन डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इनटू इट। ठीक है, कंजम्पशन फिक्स कैपिटल या डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसको। तो इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, व्हाट इज फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम आपको पता है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, और जब कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में तो उन्हें पैसा मिलता है, उस पैसे को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। और एक दूसरा ट्रांसफर इनकम होता है। सो फैक्टर इनकम बेसिकली नेशनल इनकम में ऐड होता है, लेकिन ट्रांसफर इनकम नहीं होता है। ट्रांसफर इनकम में मतलब क्या होता है कि पैसा एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में चला गया। जैसे मान लो हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, तो हमारे पास से पैसा गवर्नमेंट को चला गया, उसके लिए गवर्नमेंट कॉरस्पॉन्डिंग कुछ किया नहीं, तो उस तरीके उसको बोलते हैं। और ये जनरली ऐड नहीं, ये ऐड हम नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। ट्रांसफर इनकम नहीं होता है, लेकिन फैक्टर इनकम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। वो सारे डेवलपमेंट एक्टिविटी जिससे कि जो कि दैट प्रोवाइड बेनिफिट टू द सोसाइटी रिजल्टिंग इन बेनिफिट टू अदर इन इज कॉल्ड। और नेगेटिव मतलब क्या होता है? जो हार्म पहुंचता है सोसाइटी को बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी क्या होता है? मान लो कि हम जीडीपी जो निकालते हैं, जीडीपी जब हम एस्टिमेट करते हैं, अगर मान लो इस साल प्राइस जो है 10 रुपीज़ है और क्वांटिटी जो है
क्वांटिटी जो है 100 है, ठीक है, तो हम इसको इंटू कर देते हैं, तो ये 1000 रुपीज जो हो गया वो नॉमिनल जीडीपी हो गया, क्योंकि जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं एट ए प्राइस प्रिवेलिंग इन दैट ईयर, उस साल में जो प्राइस है उसके हिसाब से, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है, जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उस साल के प्राइस से नहीं बल्कि बेस ईयर के प्राइस से, देन दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी, ठीक है। ये ट्रू पिक्चर शो करता है। डिफाइन फाइनल प्रोडक्ट और फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होता है, रेफर टू प्रोडक्ट परचेस और ओन प्रोड्यूस फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन इन्वेस्ट। मान लो कि फाइनल प्रोडक्ट होता है, ये दो चीज़ जरूरी है। आप मान लो कि अपने लिए फाइनली कंज्यूम कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर ये दो चीज़ किसी भी चीज़ में होता है तो दैट कॉल्ड फाइनल गुड्स, ठीक है। डिफाइन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को ही कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं। जो अगर मान लो कोई भी चीज़ का वैल्यू गिरता है, फिक्स एसेट, कोई भी चीज़ का नहीं, फिक्स एसेट्स का, मशीनरी हो गया, बिकॉज ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टीयर हो गया, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हो गया, या विद द पैसेज ऑफ टाइम, देन दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। व्हाट आर ट्रांसफर पेमेंट, अभी बताया मैंने ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है। हु आर नॉर्मल रेसिडेंस, इंपॉर्टेंट है नॉर्मल रेसिडेंस। चाहे तो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है या इंस्टीट्यूशन होता है, सिर्फ इंडिविजुअल को ही नॉर्मल रेसिडेंस नहीं बोलते हैं, इंस्टीट्यूट, जैसे एसबीआई हो गया, एसबीआई इंडिया का इंस्टीट्यूशन है, तो ये भी एक तरह से नॉर्मल रेसिडेंस है। हु नॉर्मली रिसाइड इन अ कंट्री एंड फॉर मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज़्यादा रहना पड़ेगा। दूसरी बात है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन दैट कंट्री ओनली। अब आपको क्वेश्चन आता होगा व्हाट इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो अर्निंग हो गया, स्पेंडिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सेविंग हो गया, सब उसी कंट्री में कर रहा है, देन दैट पर्सन बिकम द नॉर्मल रेसिडेंस। व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक टेरिटरी, ये इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, चाहे कोई भी करता हो, इंडियन कर रहे हैं इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में या बाहर वाले कर रहे हैं, सब जो है एड टुगेदर बिकम डोमेस्टिक इनकम। सो डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है, लैंड विद इन द बॉर्डर, मान हमारा जो कंट्री का बॉर्डर है इसके बीच में जो लैंड है वो सारे हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडियन नॉर्मल रेसिडेंस, मान लो हमारे अंबानी का कोई शिप है जो कि जापान से कोरिया जा रहा है, तो इस ये भी एक तरह से डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा, ये भी इनकम जनरेट होगा, वो दैट विल बी पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। शिप एंड एयरक्राफ्ट ओन बाय ऑपरेटेड बाय, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है फिशिंग बोट्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिंग, बहुत सारे ऐसे, जैसे मान लो मुंबई हाई है जो कि थोड़ा समुद्र में है, ठीक है, लेकिन ये इंडियन गवर्नमेंट मैनेज कर रहा है, क्योंकि इंडियन वाटर के अंडर आता है ये, और कोई फिशिंग वेसल है जो जाके समुद्र में मछली पकड़ रहा है, ऑल दीज इनकम जनरेटेड विल बी पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, और ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आता है, ठीक है। एम्बेसीज हो गए, मान लो कि इंडिया दूसरे कंट्री से रिलेशनशिप है, तो हमारे ऑफिशियल उस कंट्री में रहते हैं, उनके लिए एक जगह दिया जाता है, और उस कंट्री का रिलेशन, कुछ ऑफिशियल जो होते हैं वो इंडिया में रहते हैं, तो उनको भी जगह दिया, जैसे अमेरिकन एम्बेसी है हमारे यहाँ, हमारा भी अमेरिका में एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी है। कॉन्सुलेट हो गया, एक तरह छोटे छोटे एम्बेसीज को बोलते हैं। मिलिट्री स्टैब्लिश, मान लो कि इंडियन आर्मी बांग्लादेश में 20 साल से रह रहा है, कहीं उनके लिए कोई एरिया एलोकेट किया गया है और वहाँ रहते हैं, तो वो सारे इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी होगा, ठीक है। सो इनकम जनरेटेड बाई विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बिकम पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। एक्सप्लेन ब्रीफली द कंसेप्ट ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो इनडायरेक्ट टैक्स, एक तो आपको पता है कि एनआईटी कैसे निकालते हैं, एनआईटी कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होता है गवर्नमेंट कलेक्ट करता है फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज से के ऊपर, उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और सब्सिडी मतलब जो हेल्प हमें प्रोवाइड करता है, मान लो कि बहुत सारे कम रेट में बिजली दिया जाता है किसानों को, इवन दिल्ली में तो हाउस होल्ड को भी दिया जाता है। उसके बाद अगर मान लो फर्टाइजर सस्ते में मिल रहा है, सिलेंडर जो है, गैस सिलेंडर जो है वो भी गवर्नमेंट सस्ते में लोगों को देता है। तो ये सारे बेनिफिट जो हमें मिलता है गवर्नमेंट से, मॉनेटरी बेनिफिट, उसको हम मान लो कि हमारा टैक्स गवर्नमेंट ने 100 रुपया लिया और 20 रुपया उसने क्या किया, हमें सब्सिडी दे दिया, तो एनआईटी क्या हो जाएगा, एनआईटी इक्वल टू 80 रुपीज, हम माइनस कर निकालते हैं तो उसी को बोलते हैं एनआईटी। नेक्स्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। नेट फैक्टर मतलब होता है कि जैसे मान लो कि इंडियन रेसिडेंस ऑफ इंडिया जाकर बाहर से कुछ पैसा लेके आता है, मान लो उन्होंने 100 रुपीज अर्न करके लेके आए, और बाहर वाले इंडिया से भी लेके गए 50 रुपीज, तो हम इन दोनों का डिफरेंस जो होता है ना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये था, और टू अब्रॉड जो था ये था। अगर फ्रॉम में से 2 माइनस कर देंगे, 100 माइनस 50 जो हो जाता है ये, दैट बिकम 50 रुपीज बिकम होता है। और ये नेगेटिव भी हो सकता है, अगर मान लो उन्होंने इंडिया से बाहर 200 रुपये लेके गए, हम बाहर से सिर्फ 100 रुपीज लेके आए हैं, ठीक है, तो ये होगा माइनस 100 रुपीज हो जाएगा। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको देखना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन रह रहा है यहाँ पे, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। मैंने आपको बताया क्या होता है नॉमिनल जीडीपी, मतलब मान लो कि जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं
एट द प्राइस प्रिवेलिंग इन दैट ईयर, उस ईयर में जिस ईयर का जीडीपी कैलकुलेट कर रहा है उसी ईयर के प्राइस से हम अगर जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, जो भी क्वांटिटी बनाते हैं उसको प्राइस इंटू कर देते हैं। तो अगर मान लो उस साल का प्राइस से जीडीपी कैलकुलेट किया तो दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। और अगर मान लो बेस ईयर हमने स्टैटिस्टिक में 11th में पढ़ा था, तो बेस ईयर एक ईयर होता है जो गवर्नमेंट डिसाइड करता है, कुछ भी हो सकता हो। और जब उस ईयर का प्राइस से हम आज का जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, देन दैट बिकम रियल जीडीपी। ठीक है, कौन सा बेटर होता है? नो डाउट रियल जीडीपी बेटर होता है। हो सकता है इस साल प्राइस बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ गया हो, तो इसका तो कोई फायदा लोगों तक पहुंचता नहीं है, क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो फिर उतना देना ही पड़ता उनको। तो रियल जीडीपी में अगर 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 जीडीपी बढ़ता है तो हम बोलते हैं कि ये इसलिए बढ़ा हुआ क्योंकि हम ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए होंगे। सो रियल जीडीपी जो है बेटर होता है। ठीक है, सो इस तरह से हम आगे भी देखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।